राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। कल पटना की खबर है कि लालू पुत्र तेजस्वी यादव और लालू पुत्री डॉक्टर मीसा भारती, टॉपर ऑफ द मेडिकल कॉलेज, इन लोगों ने कल एक प्रदर्शन किया, जुलूस निकाला और ये भी विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे, पटना में राजभवन या विधानसभा की तरफ। बड़ी खुशी की बात है सर कि लालू पुत्र और पुत्री भी युवाओं की चिंता में मरे जा रहे हैं। जैन जी की इतनी फिक्र हो गई है लालू पुत्र और पुत्री को, अब इनकी छाती में भी दूध उतर आया है। युवाओं की इतनी चिंता हो गई है। आंदोलन कर रहे हैं, युवाओं का ध्यान रखा जाए। वैसे आपको याद दिला दूं, ये वही लालू पुत्र और लालू पुत्री है ना जो रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी देने के लिए लोगों की जमीनें लिखा लिया करते थे। जी हां, वो अभी भी केस चल रहा है। लैंड फॉर जॉब्स स्कैम कहते हैं उसको। और ऐसा बताया जाता है कि लालू के खानदान ने हजारों लड़कों से, बिहार के गरीब बच्चों से, उनको रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी देने के एवज में बिहार में एक एक बिगहा जमीन, जिसकी कीमत जो है 5 से 10 लाख रुपए के बीच में थी, हजारों बच्चों से लिखाई है। उसका पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इस केस में तो इस परिवार का जेल जाना एकदम तय है। तो भैया, कौन सी व्यवस्था के तहत आप उन युवाओं को नौकरी दिया करते थे? कौन सी पारदर्शी व्यवस्था थी? कौन सी मेरिट के आधार पे आप नौकरी देते थे? तब आपको देश के युवाओं की चिंता नहीं थी? डॉक्टर मीसा भारती कैसे, कौन सा नीट का एग्जाम लीक हुआ था जिसमें डॉक्टर मीसा भारती का एडमिशन हो गया था रांची वाले मेडिकल कॉलेज में? कोई पूछने वाला है कि जब आपका एडमिशन हुआ था मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर साहिबा, तब किस होनहार बच्चे का हक मार के आपको मेडिकल कॉलेज की सीट दी गई थी? तब एक बार भी आपके पिताजी और माताजी को देश के होनहार युवाओं की फिक्र नहीं हुई? अच्छा, ये चिंता सिर्फ लालू पुत्र और पुत्री को नहीं है, अखिलेश जी भी इसी चिंता में मरे जा रहे हैं। राहुल जी भी इसी चिंता में मरे जा रहे हैं। अखिलेश जी के पिताजी ने, राहुल जी के पिताजी ने, राहुल जी की दादी जी ने, राहुल जी के नाना जी ने इस देश में नौकरी देने की जो व्यवस्था बनाई थी, या इन कांग्रेसियों ने जो व्यवस्था बनाई थी, वो लोग भूले नहीं है। चलो, नेहरू का जमाना तो बहुत पुराना था। इंदिरा के जमाने में नौकरी कैसे मिलती थी लोगों को? राजीव के जमाने में कैसे मिलती थी? सोनिया के जमाने में कैसे मिलती थी? हुड्डा साहब के ऊपर सबसे मुख्य आरोप क्या था? वो जो खर्ची पर्ची की सरकार, खर्ची पर्ची से नौकरी मिलती थी, वो क्या था? बहुत पुरानी बात छोड़ दीजिए। अब की बार जो इलेक्शन हुआ है उसमें हुड्डा के जो एमएलए थे, वो क्या बोलते थे लोगों को कि हमको वोट दो, हमारी सरकार ले आओ, तुम्हारे बच्चों को नौकरी दिलवा देंगे। हरियाणा में हुड्डा समर्थकों का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि अब खट्टर और ये नायब सिंह सैनी के राज में नौकरी नहीं मिलती हमारे बच्चों को। क्यों? मेरिट से मिलती है। जो फर्स्ट आता है, जो टॉप करता है एग्जाम में,
जो मेरिट में आता है उसको नौकरी मिलती है। हुड्डा साहब कैसे नौकरी देते थे आपको मालूम है? हुड्डा साहब का नौकरी बांटने का सिस्टम क्या था? हर एमएलए को कोटा दे देते थे, चल भाई 20 नौकरी तेरी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हुड्डा के एमएलए या हुड्डा के, ये इनको धौल कपड़िए बोला जाता था, ये नौकरियां बेचते थे हुड्डा के राज में, इनको हरियाणा में धौल कपड़िए बोलते हैं। धौल कपड़िए मतलब धौले कपड़े पहन के जो पूरे गांव में लूट खसोट मचाते थे। तो 5 से 10 लाख रुपए का रेट था, 10 लाख रुपए दो, हुड्डा के धौल कपड़िए को, वो पकड़ के उसको कोठी पे ले जाता था और वहां से नौकरी मिल जाया करती थी। खट्टर साहब ने ये व्यवस्था समाप्त कर दी। खट्टर साहब ने कहा भाई एग्जाम होगा, मेरिट होगा। मैं आपको खट्टर साहब की एक बात याद दिलाता हूं। खट्टर साहब के एक बहुत नजदीक, बहुत बहुत बड़े रसूख वाले एक बाबा जी हैं कुरुक्षेत्र में, उनके एक सहयोगी हैं और खट्टर साहब से उन बाबा जी की बहुत ज्यादा बनती। और ये जो सहयोगी थे ये उनके बहुत खास शिष्य हैं। तो एक बार बाबा जी ने बोला कि ये मेरा शिष्य है, इसका एक छोटा सा काम है। बोलो हाँ जी, बोलो जी। तो बोला जी मेरी पत्नी है, वो बीएड है और ये है और ये है, उसने शायद बीटीसी कर रखी है। तो बोले जी नौकरी नहीं लगी। तो खट्टर साहब ने अच्छा हो नौकरी नहीं लग गई? तो बोले हाँ जी। बोला फॉर्म भराया था? बोला जी भराया था। पेपर दिया था? बोला हाँ जी दिया था। बोला सेलेक्ट नहीं हुई? बोला जी नहीं हुई। ओ हो, उससे बोलो अगली बार थोड़ी मेहनत करे, उससे बोलो अगली बार मेहनत करे तो लग जाएगी नौकरी। उनका स्पष्ट था, मेरे से उम्मीद मत रखो कि मैं किसी और का हक मार के बाबा जी के, तुम बाबा जी के चेले हो इसलिए मैं तुम्हारी बीवी को नौकरी दिला दूंगा। ना जी ना, मेहनत करो, मेरिट में आओ, नौकरी ले लो। ये है मोदी की व्यवस्था। आपको मालूम है मोदी की सगी भतीजी आज भी सरकारी नौकरी नहीं लगी। हरियाणा और गुजरात में शिक्षा मित्र है। शिक्षा मित्र को जो भी मिलते हो, अब पता नहीं, पहले तो बहुत थोड़े पैसे मिलते थे, अब तो शायद 18-20 हजार मिलने लग गए। पर सरकारी जो मास्टर होता है उसको 50-60-70 हजार मिलते हैं। मोदी की सगी भतीजी आज भी शिक्षा मित्र है गुजरात में, सरकारी नौकरी नहीं लगी। ये है मोदी की व्यवस्था। अच्छा, आप एक बात जरा पूछना किसी से कि ये चौटाला बाप बेटे 10 साल की सजा काट के आए हैं, किस लिए काट के आए थे भाई? क्योंकि ये सरकारी मास्टर की नौकरी देने में ही तो भ्रष्टाचार था। अपने लोगों को, जैसे अंधा रेवड़ी बांटता है ना, अपने लोगों को सरकारी नौकरी की रेवड़ी बांट रहे थे। चौटाला साहब पकड़ गए, जेल हो गई, 10 साल की जेल काट के आए दोनों बाबू बेटा। कौन सी व्यवस्था बनाई थी जी आप लोगों ने? मोदी के राज में तो आज ईमानदारी से नौकरी मिलती है। अच्छा, अखिलेश यादव जी को भी बड़ी छाती में दूध उतरा हुआ, हाय जैन जी। अखिलेश जी, आपके जमाने में नौकरियां आपके पिताजी कैसे बांटते थे, वो भूल गए आप? जब पता नहीं 80 या 85 में से कितने एसडीएम अहिर लगाए थे आपने यादव जी लोग? एसडीएम, मुलायम सिंह के जमाने में पता नहीं कितनी हजार वैकेंसी निकली थी पुलिस की भर्ती की। लोग बताते हैं 60% से ज्यादा सिर्फ यादव थे उनमें। और वो भी कहां के, पूरे यूपी के यादव नहीं, गाजीपुर के यादवों को कुछ नहीं मिला, आजमगढ़ के, जौनपुर के। 60% मैनपुरी, इटावा, इस एरिया के थे। ये जो अहिर गाजीपुर और बनारस के और जौनपुर के और आजमगढ़ के अहिर, इनकी पालकी ढोते हैं, तुमको तो पत्तल भी, जैसे वो हलवाई की दुकान पे दोना चाटते हैं ना, वो चाटने को भी नहीं मिला। सारी नौकरियां तो ये ले गए।
अच्छा, फिर जब क्या हुआ कि जब सभी यादव, यादव, यादव सभी यादवों को नौकरी मिलने लग गई, उन्होंने कहा एक काम करो, यादव लिखना बंद कर दो नाम के आगे, कुमार लिखो, सिंह लिखो। तो भैया कौन-सी नौकरी देने की व्यवस्था? अच्छा, जब आप अपने लोगों को इस तरह नौकरियाँ बाँटते हैं, तो मेरिट कहाँ चली जाती है? एक होनहार बच्चे को उसका हक मार के ही तो आप लोग अपने चेला चप्पड़ों को, अपने कार्यकर्ताओं को, उनके बच्चों को तो ये नौकरी बाँटते हैं। अच्छा, अब आ जाओ ज़रा इंदिरा और राजीव और नेहरू के ज़माने में चलते हैं। क्या नेहरू और इंदिरा तक तो कोई व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं थी। ये एग्ज़ाम्पल मैं कई बार देता हूँ कि किसी को भी मनमानी कोई भी नौकरी दे दिया करता था। नेहरू और इंदिरा ने, और यहां तक कि राजीव गांधी तक, 90 तक इस देश में कोई व्यवस्था ही नहीं थी नौकरी देने की। किसको नौकरी देनी है? बोला जिसको मर्जी दे दो। मेरिट नाम की कोई इस देश में चीज ही नहीं थी। ये मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं। 1982 की बात है। इंदिरा गांधी का जमाना था। 84 में तो वो मर गई, तो 84 में राजीव गांधी आ गए थे। 82 में मेरी उम्र थी, 1982 में मैं था 17 साल का। हम रहते थे कोटा में, राजस्थान में। हमारे स्टेडियम में हम लोग सुबह शाम प्रैक्टिस करते थे। वहां पे जेकेलॉन पवेलियन के नाम से एक क्रिकेट ग्राउंड था, उसके बगल में स्टेडियम था। स्टेडियम तो बना नहीं था, तो हम लोग जेकेलॉन पवेलियन के ग्राउंड में ही एक्सरसाइज रनिंग किया करते थे। तो वहां पे सुबह सुबह एक सज्जन टहलने आते थे, वाइट हाफ पैंट, वाइट निक्कर, वाइट टी शर्ट, वाइट शूज, हाथ में एक छोटा सा उनका रूल होता था। डेली वो वॉक करते थे, हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे। तो वो रोज का उनका, हम उनको रोज गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अंकल ऐसे बोलते थे। तो एक दिन हम लोग सब प्रैक्टिस करके ना एक्सरसाइज कर रहे थे, सारे बच्चे इकट्ठे थे, एक सर्कल बना के हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। तो उन्होंने कहा बेटा 1 मिनट, हाँ क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे में से 18 साल का कौन है? तो हम लोग सब बिलो 18 थे। तो हमारे में से एक लड़का था, उसका नाम था सतपाल। उन्होंने बोला जी ये है 18 साल का, नौकरी करेगा? तो अब उस लड़के को यही नहीं पता था हाँ बोलूं कि ना बोलूं। तो उसकी जगह हमने बोल दिया हाँ सर करेगा करेगा। तो बोले बेटा मेरा नाम ये है और मैं यहाँ पे आईजी पुलिस हूँ, इंस्पेक्टर जनरल, आईजी साहब थे, और नौकरी करेगा? हाँ। तो बोले एक काम करो, आज सुबह आज आ सकते हो? तो हमने बोला आज नहीं सर कल आ जाएगा। बोला कल 10 बजे पुलिस लाइन आ जाना और वहां पे संतरे को बोल देना कि आईजी साहब ने बुलाया है, मेरा नाम ले देना। अब सब जैसे होता है ना, पूरा अगले दिन हम सब लोग तैयार श्यार होके 5-6 लड़के जो है पुलिस लाइन गए। तो हमने संतरी से बोला कि आईजी साहब ने ऐसे ऐसे बुलाया है। उसने भेज दिया हमें। हम वहां दफ्तर पहुंचे तो आईजी साहब बैठे हुए थे, 10-11 बजे का टाइम था। उन्होंने अपने उसको बुलाया, क्लर्क को बुलाया, इस लड़के को भर्ती कर लो। तो साहब सतपाल पहलवान राजस्थान पुलिस में भर्ती हो गया। 1982 की बात है। वहीं ऑन द स्पॉट तुरंत सतपाल पहलवान भर्ती। 4 दिन बाद सतपाल पहलवान फिर स्टेडियम में हाजिर। अरे मैंने कहा क्या हो गया? बोले यार जी नहीं लगा। बोला क्यों? अरे बोला यार वहां बैरक में घेर दिए, बैरक में सब थे, खाना भी अच्छा नहीं लग रहा, और ये सतपाल पहलवान नौकरी छोड़ के भागाया चौथे दिन। थोड़े दिन बाद एक डीएफओ साहब थे, वो भी ऐसे स्टेडियम में आते थे। उन्होंने हम सबको इकट्ठा कर लिया। ये बात है करीब वो सतपाल के पुलिस में नौकरी लगने के करीब 1 महीने बाद। हाँ भैया आ जाओ, आ जाओ पहलवानों इधर आ जाओ। हाँ कौन कौन है, क्या है? तो बोला कौन कौन नौकरी करेगा? तो वो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर थे। उन्होंने सतपाल को लगा दिया फॉरेस्ट गार्ड, और हमको बोल दिया कि ठीक है जो तुम्हारे में से जो वो है अंडर एज है वो भी आ जाना। तो हमने पूछा, हम पहुंच गए सारे,
तो बोले पर तुम लोग ना ये बताना कि हमारी उम्र 18 साल है और अपनी पढ़ाई जो है ना 5वीं बताना, क्योंकि 5वीं पास है और उम्र सबकी 18 साल से ऊपर है। बोला हाँ, फिर? तो बोला एक काम करना, तुमको मास्टर रोल में लगा देंगे। तो उन दिनों मास्टर रोल मतलब ये जो डेली कर्मचारी होते हैं, उनको 20 रुपए रोज दिहाड़ी मिलती थी। बड़ा मजेदार किस्सा है। तो हम 10-12 खिलाड़ी थे, हम सबको उन्होंने मास्टर रोल में नाम लिखवा दिया जंगलों में जो, और 20 रुपए रोज मिलने लगे। तो 20 रुपए थोड़े, ये आज का 20 रुपए मत मानो, ये बात है 1982 की। उन दिनों आर्मी में मेरे फादर सूबेदार थे, उनकी तनख्वाह थी 820 रुपए बेसिक पे। ये तब की बात है। तो 20 रुपए रोज का मतलब 600 रुपए महीना हो गया। छोटी रकम नहीं थी। आज के 60,000 रुपए हो गए। अब आप सोच को देखो, तो हम 10-12 लड़के थे, तो 20 रुपए रोज का जुगाड़ हो गया। और वो जुगाड़ पता है हमारा तो कितने दिन चला, 1 साल चला पूरा। हर महीने 600 रुपए मिलते थे, शायद संडे के कट जाते थे, ऐसे ही कुछ था, मतलब 500-600 रुपए महीना। अब उस जमाने में हम दो भाई थे, 1200 रुपए। फादर की तनख्वाह थी 1000 रुपए, हम दोनों भाई लाते थे 1200 रुपए। खैर हम तो थे मास्टर रोल वाले कच्चे, डेली वेजर्स। सतपाल था पक्का। तो एक दिन सतपाल को जंगल में जाना पड़ गया। सतपाल फिर नौकरी छोड़ के भाग आया। अब हमारा तो मास्टर रोल में पक्का जुगाड़ था, सिर्फ तनख्वाह लेने जाते थे हम लोग। वहां जाते थे, वो एक लाल सी टिकट होती थी, रेवेन्यू टिकट बोलते थे उसको, वो लगाते थे, उस पर साइन करते थे, 600 रुपए, 500-600 रुपए मिल जाते थे। 1 साल इतने मौज रही, फिर बाद में डीएफओ साहब का ट्रांसफर हो गया था। तो सतपाल फिर साहब फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी छोड़ के भाग आया। फिर 1 महीने बाद सतपाल की फिर नौकरी लगी रेलवे में, क्योंकि रेलवे के जो वेलफेयर अफसर थे, वो भी किसी किसी उसमें आए थे, क्या नाम, किसी फंक्शन में, कोई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, उसमें आए थे। तो उन्होंने बोला कि कौन अच्छा खिलाड़ी है? बोला ये है। बोला रेलवे में नौकरी करेगा? हाँ जी करेगा, चल। अगले दिन तो तब बॉक्स पोर्टर बना दिया। तो अभी भी है, बॉक्स पोर्टर होता है वो, जो इतना बड़ा बक्सा लेके गार्ड और ड्राइवर का जो ट्रेनों में उतारना चढ़ाना होता है ना, बॉक्स पोर्टर बोलते हैं उसको। तो अब सतपाल को बॉक्स पोर्टर बना दिया। 4 दिन बाद सतपाल फिर भाग गया। मैंने पूछा ये भी क्या हो गया? बोलो सालों ने सिर पे ओट बक्सा सिर पे उठवा दिया। मैंने बोला अरे कुछ दिन की बात है, उन्होंने कहा कि 2-4 दिन कर ले, उसके बाद तुझे फ्री कर देंगे, तो तुझे मुफ्त की तनख्वाह मिलेगी। सतपाल ने वो नौकरी भी नहीं करी। आपको विश्वास नहीं होगा, सतपाल को 3 नौकरियां, राजस्थान पुलिस, वन विभाग और रेलवे, 3 महीने में 3 नौकरी मिली थी। कोई भी किसी को भी नौकरी दे देता था, कोई व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं थी इस देश में। ये था नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी का देश। आज कम से कम कोई व्यवस्था तो है। एक व्यवस्था के तहत आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और मेरिट के आधार पर सब कुछ होता है। उसमें थोड़ी बहुत बेईमानी लोग अभी भी कर लेते हैं, पर अब कोई व्यवस्था तो है। अब तो छोटी सी छोटी नौकरी का भी विज्ञापन छपता है, बकायदा फॉर्म भरे जाते हैं, एग्जाम होते हैं। अब तो एक छोटी सी ग्रुप डी की नौकरी के लिए भी लाखों लोग अप्लाई करते हैं। सब लोग किस्मत अपनी आजमाते हैं, मेहनत करते हैं, एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू होता है, पास होते हैं, तब जाके नौकरी मिलती है। आज आप किसी को सरकारी नौकरी दिला के दिखा दो ना, बिना मेरिट के। एक और बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूं, 70s की बात है। यस, 70s की बात है। एक ठाकुर साहब रहा करते थे हावड़ा में, मैंने ये किस्सा पहले भी सुनाया है शायद। यस, हावड़ा में एक ठाकुर साहब रहा करते थे। बड़ी बड़ी मूछें थी, बड़ी तगड़ी पर्सनालिटी थी, 6 फुट 3-4 इंच हाइट थी, और ये सुल्तानपुर जिले के रहने वाले थे।
उनके बारे में ये फेमस था कि उनके पास कोई भी चला जाता था, तो वो उसको नौकरी लगवा देते थे। वो सेंट्रल बैंक में, जो उनका जो हेड ऑफिस था सेंट्रल बैंक का कलकत्ते में, उसमें वो जो चेयरमैन थे उसके दरबान थे। सिर्फ जो दरवाजा खोलने के लिए बंद करने के लिए एक लहीम शहीम सी पर्सनैलिटी वाला आदमी रहता है, जो एयर इंडिया में भी वो मूछ वाला महाराजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नहीं है, या बड़े 5 स्टार होटलों में एक आदमी जो गेट पे खड़ा रहता है सिर्फ दरवाजा खोलता है, उस टाइप की उनकी पर्सनैलिटी थी। पर रसूख उनका सिर्फ ये था कि चेयरमैन साहब के दरबान है सब। पूर्वांचल में दरबान की नौकरी बहुत प्रतिष्ठित नौकरी मानी जाती थी। क्यों? मेरे पिताजी बताया करते थे। क्यों? क्योंकि दरबान को एक दिन में 10 बार मलिकार को सैल्यूट मारने का मौका मिलता है। इसलिए उनकी बड़ी इज्जत थी कि ये मलिकार के नजदीक रहते हैं। पुराना जमाना था। तो ये किस्सा मुझे खुद एक ऐसे व्यक्ति ने सुनाया था 90s में, जो खुद ऐसे ही उनसे नौकरी लेने कभी गए थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं सुबह-सुबह एक ट्रेन है जो कि सुबह 4-5 बजे हावड़ा स्टेशन पहुंचती थी। तो वो बड़ा फेमस था, कोई भी उनके घर पे पूछते-पाछते पहुंच जाता था। तो उनका एक वही पुराना बासा बोलते थे उसको, उसके आगे एक कुआं था, कुएं के आगे एक पेड़ था, वहीं एक छोटा सा मंदिर था। तो बाबू साहब जो है सुबह उठ के उसी पेड़ के नीचे थोड़ी दंड बैठक मारते थे, मालिश करते थे और वहीं सुबह-सुबह बैठे रहते थे 5-6 बजे। जब ट्रेन पहुंचती थी, लोग रोज आना उनके यहाँ 1-2 आदमी पहुंचते थे गांव से, पूछते पाछते। तो हम कहते जी मैं पहुंचा, मैंने पैर छुए, राम राम। कहाँ से आए हो? अच्छा, फलाने गांव से आए हैं। बस इतना ही पूछते थे। आगे नाम पता, कौन हो, कहां से हो, पिता का नाम क्या है, कौन जात बिरादरी हो, कुछ नहीं पूछते थे। अच्छा अच्छा आओ बैठो, चाय पिलवाते थे। उसके बाद जो है कसरत करते थे, मालिश करते थे, उसी कुएं पे नहाते थे। जो आया होता था उसको भी कहते थे आओ तुम भी नहा लो। चाय पिलवा दिए, नहा लिए, हाँ चलो खाना खाओ। अपने साथ बैठा के खाना खिलाते थे, कोई भी व्यक्ति आया हो। एकदम ट्रू स्टोरी बता रहा हूं आपको। उसके जब जब भोजन पानी हो जाता था तब पूछते थे कैसे आए हो, क्यों, मतलब किस काम से आए हो। तो कहते मैं तो एक 18-19 साल का बच्चा था, मुझे कुछ पता ही नहीं था, मुझे तो किसी ने भेज दिया था, मैं पहुंच गया। जिसने मुझे ये कहानी सुनाई उनकी मैं स्टोरी बता रहा हूँ। बोला कैसे इला है? तो वो कहता मेरे को तो मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकला। तो उन्होंने पूछा नौकरी करोगे? तो कहते मैंने धीरे से ऐसे गर्दन हिलाई, हाँ। कहते चलो ना, खाना पीना खा के बैंक की तरफ चल देते थे। ठीक सुबह 9 बजे बैंक रोज पहुंच जाते थे बाबू साहब, दरबान साहब। तो इनको भी ले गए। वहां पहुंचे तो वहां एक बड़े बाबू थे हेड ऑफिस में, जो हेड क्लर्क थे। ए बड़े बाबू, हाँ अरे भाई देखिए ये लड़का, कितना पढ़े हो? 10वीं पास हो? अच्छा। अरे भाई बड़े बाबू इनको जरा देख लीजिए, इनके लायक क्या काम है, इनको लगा दीजिए कहीं। तो अगर 10वीं पास है तो क्लर्क लगा दिए जाते थे। अगर 10वीं से कम है, 8वीं, उन दोनों तो 5वीं पास को भी नौकरी मिल जाया करती थी। तो 5वीं पास है तो चलो चपरासी बनेगा, पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, साफ सफाई करेगा, फाइल इधर से उधर ले जाएगा। सेंट्रल बैंक में ऐसे नौकरी मिला करती थी। 1970 की बात है ये। और ऐसा बताते हैं लोग कि उन बाबू साहब ने हजारों लोगों को, आज भी आप अगर सुल्तानपुर जिले में जाएंगे तो आज भी हजारों लोग वहां सेंट्रल बैंक में नौकरी करते हैं। स्पेशली सेंट्रल बैंक की बात बता रहा हूं, वो सब उनकी नौकरी लगाए हुए हैं और ऐसे मिला करती थी नौकरियां। ये व्यवस्था थी, ये देश बनाया था नेहरू और इंदिरा ने, कांग्रेसियों ने। आज बहुत छाती में इनकी दूध उतरा हुआ है ना जेएनजी के लिए। इन्होंने अपनी वाली जेएनजी के लिए क्या किया था, आगे सुनिए। एक और किस्सा बताता हूं।
वो भी मेरा आंखों देखा है। मेरे एक मित्र थे, उनके पिताजी, हाँ, उन दिनों भी लेखपाल ही थे, पटवारी जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी की नौकरी कैसे लगी। उनकी एक आंख खराब थी, छतरपुर की बात है। खरे साहब थे, खरे। खरे साहब ने मुझे ये किस्सा बताया था कि उनके पिताजी गांव के सीधे साधे लड़के छतरपुर में आए, तो उनके गांव के कोई परिचित, बगल के गांव के कोई परिचित थे, वो कानूनगो थे। तो ये भी इसी तरह सुबह से वो उनके घर पहुंच गए। तो एकदम सीधे साधे थे। बोलो कौन हो? बोलो जी फलाने गांव से आए। अच्छा अच्छा, उनके लड़के हो? अच्छा अच्छा, बैठो। वही चाय नाश्ता कराए, खाना खिलाए। तो 9 बजे कानूनगो साहब जो है अपने दफ्तर की ओर चले। तो उनसे पूछा कैसे आए थे? तो बोला ऐसे ही जी, हम तो टहलते घूमते आ गए थे। कितना पढ़े हो? बोले जी 10वीं पास है। तो उन्होंने पूछा नौकरी करी हो? तो वही कहते मुझे यही समझ में नहीं आया कि मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं। मैं तो कहते मैं तो ऐसे ही घूमता टहलता चला गया था, मैं कोई टारगेट लेके गया ही नहीं था। तो कानूनगो साहब ने पूछा नौकरी करोगे? तो मैंने ऐसे थोड़ी सी गर्दन ऐसे हिलाई, थोड़ी सी ऐसे हिलाई, कहता चलो। उन्होंने इतना बड़ा लाल सा बस्ता जो है वो मुझे बोला चलो साइकिल पे रखो। नीचे साइकिल पे लेके पैदल पैदल दोनों लोग तहसील ऑफिस में आए, जो कि 1 किलोमीटर दूर था घर से। कानूनगो साहब पहुंचे और तहसीलदार साहब को बोले साहब ये मेरे गांव का बच्चा है, इसको लगा दीजिए। और उसको लेखपाल, पटवारी लगा दिया गया। अभी थोड़े दिन पहले वो पटवारी पद से रिटायर हुए। मध्य प्रदेश की बात है, ये छतरपुर के। तो जिस दिन मुझे इन्होंने ये किस्सा सुनाया था, तो मैंने वैसे ही पूछ लिया। मैंने कहा जी आजकल वैसे, उन दिनों भी वहां कांग्रेस का जमाना था, तो मैंने कहा वैसे आजकल पटवारी का रेट क्या है? तो उन दिनों को बताते थे 7-8 लाख रुपया। आजकल मैंने सुना कि आजकल तो उत्तर प्रदेश में कहते अगर 2 नंबर से अगर पटवारी की नौकरी लेनी हो तो लोग 20 लाख रुपए देने को तैयार रहते हैं। लगती नहीं है वैसे आजकल, आजकल वहां भी मेरिट से ही लगती है, पर पटवारी का रेट 20 लाख रुपए है। मैंने पूछा इतना महंगा क्यों है पटवारी? तो यार बोला क्योंकि पटवारी बड़ा मोटा पैसा कमाते हैं, आराम की कमाई बहुत है पटवारियों की आजकल। पर उस जमाने में ऐसे ही मिल जाती थी नौकरियां, नौकरी देने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। मुझे जहां तक याद आता है नौकरी देने की सबसे पहली व्यवस्था प्रॉपरली एग्जाम होगा, मेरिट से होगा। अच्छा, इनके पास एक बहुत बड़ा लूप होल होता था कि आप बेशक 100 में 100 ले लीजिए रिटर्न एग्जाम में, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मुलायम सिंह के चेले को मिलेगी। क्यों? 30 नंबर वो रखते थे उसके इंटरव्यू के। अपने वाले को इंटरव्यू में 30 में 30 दे देंगे, आपको 0 दे देंगे। और कोई आपको कोई पूछने वाला है कि भैया जो आदमी टॉपर है उसको इंटरव्यू में इतने कम नंबर क्यों मिले, और जो आदमी रिटर्न एग्जाम में इतने कम नंबर लिया है वो इंटरव्यू में 30 के 30 कैसे पा गया? तो आपको पता है ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी से इंटरव्यू नाम की व्यवस्था ही खत्म कर दी थी कल्याण सिंह जी ने। जी हाँ, 90s में। किसी से पूछ के देखिएगा। खैर बाद में मुलायम सिंह आए तो उन्होंने फिर वही पुरानी वाली व्यवस्था लागू दी। उनको तो सिर्फ अहिरों और मुसलमानों 2 ही लोगों को नौकरी देनी थी। कल्याण सिंह जी ने एक काम और किया था कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, और वही आप ऑब्जेक्टिव, उसमें जब आप अपनी जो आंसर शीट भरेंगे तो एक कॉपी आप लेते जाएंगे और एक कॉपी आपकी जमा हो जाएगी। अगले दिन जो एक्चुअल आंसर शीट है उससे आप अपनी, जो की अगले दिन अखबार में छपती थी, और अपनी आंसर शीट से अपनी की मिला लीजिए। जितने क्वेश्चन आपके सही हैं अपने नंबर खुद जोड़ लीजिए, और इंटरव्यू होना ही नहीं है। अब आओ बेटा कैसे करोगे बेईमानी नौकरी देने में? ये व्यवस्था बनाई थी कल्याण सिंह ने। और कांग्रेसियों की या इन सपाइयों की या लालू जैसे लोगों की क्या व्यवस्था थी आपको पता ही है। आज इनको इतनी चिंता हो गई है सबको जैन जी की, कि जैन जी के सबसे बड़े हितैषी यही हैं और जैन जी के सबसे बड़े दुश्मन मोदी जी।
सबसे बड़े हितैषी लालू पुत्र ही हैं। लालू के पुत्र जेनजी के सबसे बड़े हितैषी हो गए हैं बिहार में। जिन्होंने पूरे बिहार को लूट खाया, आज वो जेनजी के सबसे बड़े हितैषी हैं। इसलिए लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए कि इन्होंने क्या भारत बनाया था और आज का भारत क्या है। मैं मानता हूं कमियां हैं, वो कमियां भी दूर होंगी, पर ये जितने जेनजी के हितैषी हैं ना, इनकी असलियत आपको पता होनी चाहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।